सभी को गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के तो पढ़ ही रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। प्यारे विद्यार्थी, हम एक नया सेशन आपके लिए यूपीएससी 2025 को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा, थोड़ा मैं 2 मिनट इस पर चर्चा करना चाहूँगा। कई स्टूडेंट्स का यूपीएससी प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। एक होता है GS1 और एक होता है GS2। GS2 मतलब कि जिसको CSAT के नाम से जाना जाता है। GS1 में 100 क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 200 का पूर्णांक होता है और दोनों में 2 घंटे का समय आपको मिलता है। वहीं CSAT में 80 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन आपका 2.5 का होता है, मतलब कि आप देखोगे यह भी 200 का होता है। प्यारे बच्चे, स्टूडेंट्स GS में तो अच्छा स्कोर कर पाते हैं, परंतु CSAT में आप देखोगे वो 67% जो चाहिए वो नहीं कर पाते। इसका एक कारण है, हमारा यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर पर जो पकड़ होती है वो वह बहुत कम होती है और हम केवल जीएस पर फोकस ज़्यादा कर देते हैं और CSAT अपने हाथ से निकाल देते हैं। इसीलिए लगभग आपके पास 100 दिन हैं और इन्हीं 100 दिन के बीच में हम आपसे उस स्ट्रेटजी पर और उन सभी PYQ पर आपसे चर्चा परिचर्चा क्लासेस में करने का प्रयास करेंगे। आज की क्लासेस में मैं आपसे यूपीएससी 2000 आप देखोगे 14 का जो पेपर रहा है उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे और यह CSAT का है। GS पेपर नंबर 2 जिसको CSAT के नाम से जाना जाता है, आपको दिख रहा होगा जनरल स्टडीज़ पेपर नंबर 2। ठीक है, ये बुक लिस्ट आपका A है। मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ कि ये आपके पास में ऑलरेडी ये पेपर होगा और यदि नहीं है तो ये मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, जिन बच्चों से डाउनलोड नहीं होता है पेपर तो वो टेलीग्राम से क्या करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ से क्या कर लेंगे, इसको डाउनलोड कर लेंगे पेपर को। ठीक है, मैं आपको पेपर 2014 का CSAT का वहीं पर प्रोवाइड करवा दूंगा। इस सीरीज के माध्यम से हम यूपीएससी 2025 को टारगेट करेंगे। ये PYQ हमें बताएंगे कि यूपीएससी में क्वेश्चन कैसे आएंगे। मैं 2014 से इस क्लासेस में 2014 से 2024 तक के जो अब तक यूपीएससी के एग्ज़ाम हुए हैं और CSAT का जो पेपर हुआ है उसमें हम आपसे 3 पोर्शन पर बेसिकली चर्चा करेंगे। एक आपके मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन और कॉम्प्रहेंसिव के क्वेश्चन। हम तीनों पोर्शन पर आपसे पूर्णतः रूप से 360 डिग्री डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। वो सारे कॉन्सेप्ट सवाल को कैसे करें, ऑप्शन से करें या मेथड से करें, एक्स से करें, वाई से करें, वो सारे मेथड्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो चलिए, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। इंस्टा पे, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर स्टोरी लगानी है लगाइएगा, खूब दबा के शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। और जो बच्चे 2025 में खासकर अटेम्प्ट्स देने वाले हैं, जिन्होंने अपना फॉर्म फिलअप करवा दिया है, तो स्टूडेंट्स वो कमेंट्स आवश्यक रूप से करें कि सर मेरे को 2025 में देना है और वो बताएं अपना नाम। ठीक है, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या अगर किसी भी स्टूडेंट्स को स्टडी से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं एक ऐसे मेंटरशिप के लिए भी। ठीक है, वहाँ पर एक काउंसलिंग मैं आपको बना दूंगा और वहाँ पर कई बच्चों के मैं डाउट कंटिन्यू डेली बेसिस पर डिस्कस करता हूँ। ठीक है, उनके क्लियर करता हूँ। तो आपका भी अगर कोई डाउट है तो आप इंस्टा पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। एजुकेशन बायर सिविल सर्विस के नाम की ID है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएंगे तो वहाँ पर सर्च कर लेंगे। अब आपको मिलता है प्यारे बच्चे, जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो आपको वहाँ पर पेपर मिलता है। इस पेपर में यहाँ पर एक कॉलम है जहाँ पर आपको अपना अनुक्रमांक भरना होता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यदि मान लीजिए आप क्वेश्चन गलत अटैम्प्ट्स करते हैं, ठीक है, अगर आप गलत क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो ध्यान में रखेंगे उसके लिए दंड का प्रोविजन दिया गया है। 1/3 आपके मार्क्स क्या हैं, काट लिए जाते हैं। ये दोनों में होता है, ये अलाउ होता है।
पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है, दोनों एस्पिरेंट्स को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो है आपको कुछ डायरेक्शन फॉर फॉलो, इसमें आप देखोगे जो 5 आइटम्स आपको मिलेंगे और ये पैसेज है। इंग्लिश वाले बच्चे आप वीडियो को पोस्ट करके क्या करना है, आपको ये पैसेज पढ़ने हैं। राइट द फॉलोइंग 2 पैसेज एंड आंसर द आइटम्स दैट फॉलो ईच पेजेज। योर आंसर टू दिस आइटम शुड बी बेस्ड ऑन दी पैसेज ओनली। मतलब कि इनका कहने का तात्पर्य है कि जो पैसेज आपको मिलेगा इसका जो आंसर आपको निकालना है इस पैसेज में से निकालना है, वो इसके बेस होना चाहिए, ठीक है। देखिए इंग्लिश वाले बच्चे वीडियो को पोस्ट करके पैसेज नंबर 1 पढ़ेंगे, बहुत लंबा पैसेज है, इधर भी है ये पैसेज। सबसे पहले पैसेज ही आपका, फिर ए सिंपल वे ऑफ गिविंग दिस आइडिया ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, पढ़िएगा पूरा पैराग्राफ। चलिए मैं एक उम्मीद आपसे ये करके चल रहा हूँ कि अगर आपको पैसेज थोड़ा बहुत भी इसमें अगर वीक दिख रहा है, हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से पैसेज दिखे, पूर्ण रूप से पैसेज दिखे। देखिए पैसेज नंबर जो क्वेश्चन आपका पहला है, ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित 5 प्रश्नों के निर्देश दिए गए हैं। निम्नलिखित 2 परिच्छेदों को पढ़िए और प्रत्येक परिच्छेद के आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के आपके उत्तर इन परिच्छेदों पर ही आधारित होने चाहिए। मतलब कि जो आपके क्वेश्चन आंसर होगा वो इसी परिच्छेद पर आपको मिलेगा। अब यहाँ पर बच्चे ये आपको हर बार नहीं पढ़ना। देखो एग्जाम हॉल में ये जो आपकी टर्मोलॉजी है ये आपको हर बार नहीं पढ़नी है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये डेली नहीं पढ़नी है, हर बार हर पैसेज पर नहीं पढ़नी है, ये ध्यान में रखना है कि इसके ऊपर ही आधारित होता है। तो चलिए परिच्छेद की कई चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनको मैं आपको बताता चलूँगा। देखिए 2 तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, 2 तरीके के एस्पिरेंट्स होते हैं जो पैसेज को अटैम्प्ट करते हैं। पहला, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि सबसे पहले वो क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हम क्वेश्चन देख लेते हैं और क्वेश्चन के ऑप्शंस देख लेते हैं, पूछ क्या रहे आप, कुछ ऐसे करते हैं, फिर उसके बाद में वो पैसेज को पढ़ते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो सबसे पहले क्वेश्चन को नहीं देखते, वो सीधे पैसेज पढ़ते हैं और पैसेज को पढ़ने के थ्रू फिर उसके आधार पर आपके क्वेश्चन आंसर वो ऑप्शंस निकालते हैं, ठीक है। ये टेक्निक फॉलो करते हैं। अब आप कहोगे सर आप कौन सी बताओगे, क्या इन दोनों के बीच का बताओगे? मैं आपको कहूँगा कि देखिए आपको जो टेक्निक अपनानी चाहिए वो पैसेज वाली अपनानी चाहिए। आप केवल पैसेज पढ़ें, पहले इसको समझें कि ये किस पर आधारित होता है। 2-3 चीज़ें होती हैं बच्चे पैसेज को पढ़ने के समय, इसको ध्यान में रखना। पैसेज एक तो क्वेश्चन होना चाहिए, इस पर आधारित होना चाहिए, पहला पूर्वाग्रह नहीं होने चाहिए क्योंकि संभावना वाले क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें अजम्पशन वाले। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जैसे निष्कर्ष जब भी होगा तो क्वेश्चन के जो पैसेज होता है उसके लास्ट में होगा, लास्ट में उसका निष्कर्ष होगा। सुझाव जो होगा ऐसे सोल्यूशन अगर आप देखोगे वो भी बिल्कुल पैसेज के लास्ट में होगा। और ये भी ध्यान रखना वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, आप पूछेगा कहाँ से तो वो स्टार्टिंग में ही उसका दे देता है और उसका बेस क्या होगा, मतलब कि किस पर जाने वाला है। देखो शुरू की 2-3 लाइनों में आपको बता देगा कि डायरेक्शन क्या है, पैसेज की डायरेक्शन क्या है। चलिए आइए पैसेज से सीखते हैं और सीखते सीखते आपको सिखा देंगे, ठीक है। चलिए तो पहला पैसेज आपके स्क्रीन के सामने आपको, आई होप कि ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपको ये विजिबल हो रहा होगा। देखिए परिच्छेद नंबर 1 है, ये कह रहे हैं हाल ही के वर्षों में भारत ने केवल खुद अपने अतीत की तुलना में बल्कि अन्य देशों की तुलना में भी तेजी से विकसित हुआ है। मतलब कि भारत क्या है पिछले कुछ दिनों की तुलना में क्या हुआ है, विकसित हुआ है, और देशों की तुलना में भी, ठीक है, अन्य देशों की तुलना में। किंतु इसमें किसी आत्मसंतोष की गुंजाइश नहीं हो सकती क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इससे भी अधिक तीव्र विकास करना है। मतलब कि अभी विकसित तो हुआ है, ठीक है, विकास तो किया है, लेकिन इससे भी हमें और ज़्यादा तीव्र विकास करना है। और इस समृद्धि के लाभों को अब तक जितना किया गया है उससे कहीं अधिक व्यापक रूप से अधिक लोगों तक पहुंचाना संभव है। मतलब कि जो विकास हुआ है उसको और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है और उससे अधिक विकास हो सकता है। उन सूक्ष्म संरचनात्मक परिवर्तनों के प्रकारों के ब्यूरो में जाने से पहले जिनकी हमें संकल्पना करने और फिर उन्हें क्रियान्वित करने की ज़रूरत है, समावेशी समृद्धि के विचार को विस्तार से देखना सार्थक होगा। इन्होंने कहा कि आपको क्या करना है, समावेशी समृद्धि आपको करनी है, उसके विचार को विस्तार देना है, ठीक है, उसको सार्थक करना होगा, जो कि इस सरकार की विभिन्न आर्थिक नीतियों और निर्णयों के पीछे एक निरूपक संकल्पना निर्मित है। समावेशी समृद्धि में रुचि रखने वाला राष्ट्र इसी समृद्धि को एक विभिन्न रूप से देखता है। मतलब कि जो आप देखोगे समावेशी समृद्धि में रुचि रखने वाला जो राष्ट्र होता है वो इसी समृद्धि को भिन्न रूप से देखता है।
जो इस पर आधारित है कि क्या समृद्धि के लाभों का जनसंख्या के एक छोटे से हिस्से पर भी, ये क्या कह रहे हैं, इसके लाभों का जनसंख्या के एक छोटे हिस्से पर भी अंबार लगा दिया गया है, या इनमें सभी लोगों की व्यापक रूप से साझेदारी है। अगर समृद्धि के लाभों में व्यापक रूप से साझेदारी है तो ये खुशी की बात है। अगर समृद्धि के लाभ एक हिस्से पर केंद्रित हैं तो नहीं। तो ध्यान रखेंगे, अगर ये सबकी भागीदारी को सुनिश्चित करता है तो खुशी की बात है, और यदि एक पर केंद्रित है, एक के द्वारा हुआ है तो नहीं। दूसरे शब्दों में समृद्धि को अपने आप में एक साध्य की तरह नहीं देखना चाहिए। साध्य मतलब कि जिसको प्राप्त करना चाहते हैं, साधक मतलब कि जहाँ तुम जिसके माध्यम से चल रहे हैं, ठीक है, साधन। तो साध्य की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे अभी तक संपन्नता पहुंचाने के लिए साधन के रूप में देखना चाहिए। मतलब कि अभी जो समृद्धि हो रही है ये साध्य नहीं, ये अचीवमेंट नहीं हुआ है, अभी इसको साधन समझो, इसके सहारे से हम और आगे चलने का प्रयास करेंगे। भारत ने स्वयं के अतीत के अनुभव तथा दूसरे राष्ट्रों के अनुभव भी यह सुझाते हैं कि समृद्धि गरीबी के उन्मूलन के लिए आवश्यक है। देखो, जहाँ समृद्धि होगी तो उससे क्या होगा, जो आपकी पॉवर्टी है वो क्या होगी, कम होगी। इसमें कह दिया है कि आवश्यक है, ठीक है, इसमें ये बात साफ साफ बोली गई है। परंतु आवश्यक तो है, परंतु यह एक पर्याप्त शर्त नहीं है। दूसरे शब्दों में समृद्धि को बढ़ाने की नीतियों को ऐसी और नीतियों से संपूरित किया जाना आवश्यक है जो यह सुनिश्चित करे कि अधिकाधिक लोग समृद्धि की प्रक्रिया में शामिल हों, और यह भी कि ऐसी प्रक्रिया विधियां उपलब्ध हों जिसमें कुछ लाभ ऐसे लोगों को पुनर्वर्तित किए जाएं जो बाजार प्रक्रिया में भागीदार होने में अक्षम हैं और इस कारण वो पीछे छूट जाते हैं। मतलब कि जो पीछे छूट गए हैं उस समृद्धि का आप देखोगे लाभ उनको मिलना चाहिए, उनको भी उपलब्ध होना चाहिए जो पीछे छूट जाते हैं। अब एक और पैसेज इसी का है, ये भाग है। ये कह रहे हैं कि समावेशी समृद्धि के इस विचार को एक अधिक सुस्पष्ट रूप से देने का एक सरल तरीका है कि किसी राष्ट्र की उन्नति को उसके सबसे गरीब हिस्से, उदाहरण के रूप में जनसंख्या के सबसे निचले 20% की उन्नति के आधार पर मापा जाए। जनसंख्या के इस सबसे निचले 5वें हिस्से की प्रति व्यक्ति आय को मापा जा सकता है और आय में वृद्धि दर की गणना भी की जा सकती है, और सबसे गरीब हिस्से से संबंधित इन मापकों के आधार पर हमारी आर्थिक सफलता का आकलन किया जा सकता है। यह दृष्टि आकर्षक है क्योंकि यह समृद्धि की उस तरह अपेक्षा नहीं रखती जैसे कि कुछ पहले के परंपरा विरुद्ध मानदंडों की जाती थी। यह बस जनसंख्या के सबसे गरीब हिस्से की आय की वृद्धि को ही देखती है। मतलब कि जो समृद्धि है ये क्या कर रही है, ये जो आपके गरीब के सबसे जो देखोगे कि सबसे गरीब हिस्से की जो आय की वृद्धि को ही इसमें मापने का प्रयास किया गया है। यह उसे भी सुनिश्चित करती है कि ऐसे लोगों की भी उपेक्षा न हो जाए इससे नीचे 5वें हिस्से से भी बाहर है। मतलब कि देखो, समावेशी समृद्धि क्या है, वो सबको लेकर के चलती है। गरीब को तो है ही, 5वें वाले नंबर पे तो है ही, लेकिन उससे भी अगर किसी की वार्ड ऑफ कंडीशन है, वर्स्ट कंडीशन है, तो उसको भी इसमें लाया जाएगा। अगर ऐसा हो तो पूरी संभावना है कि वे लोग भी इस निचले 5वें हिस्से में आ जाएं और इस प्रकार अपने आप ही हमारी इन नीतियों का सीधा लक्ष्य बन जाए। इस प्रकार यह सुझाए गए मानदंड समावेशी समृद्धि के विचार का सांख्यिकीय समाकलन है जो परिणामतः 2 उपसिद्धांतों की ओर ले जाते हैं। यह इच्छा करना कि आवश्यक रूप से भारत ऊंची समृद्धि प्राप्त करने का प्रयास करें और हम इसे सुनिश्चित करने के लिए कार्य करें कि समृद्धि से सबसे गरीब हिस्से लाभान्वित हों। देखो, कुल मिलाकर के अगर आप देखें कि हम ऐसे प्रयास करें कि समृद्धि तो हो, समृद्धि को बढ़ावा दें, लेकिन इससे क्या होना चाहिए, इससे सबसे जो गरीब हिस्सा है, सबसे गरीब और दबका कुचला जो वंचित है, उसको इसके लाभ में लाया जाए। अब इसके ऊपर आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम आपको क्वेश्चन दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा जूम कम कर देता हूँ ताकि आपको दिख सके। आई होप कि अब आपको क्वेश्चन पूर्ण रूप से दिख रहा है इंग्लिश मीडियम। बताइएगा बेटा करेक्ट आंसर। ये पैसेज इधर है, पैसेज नंबर 1, 2, इधर आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर एक नेक्स्ट पैसेज आ जाएगा, पैसेज नंबर 2, ठीक है। तो मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि आपके पास में पेपर तो होगा। चलिए आइए देखिए, अब ये परिच्छेद आपको देखे रखा है। देखो, ये कह रहे हैं आपसे कि इस परिच्छेद में लेखक की दृष्टि का केंद्र बिंदु क्या है। मतलब कि लेखक ने जो इसका आधार पूछा है आपसे, मतलब कि ये जो पैसेज है ये किस पर टिका हुआ है।
तो आप देखोगे विकास पर, समृद्धि पर, गरीबी पर, समावेशी विकास पर ये टिका हुआ पैसेज है। देखो आइए एक एक करके बात करते हैं। देखो पहला ऑप्शन है आपका भारत की न केवल इसके खुद के पूर्व के निष्पादन की तुलना में बल्कि अन्य राष्ट्रों की तुलना में भी आर्थिक समृद्धि की प्रशंसा करना। नहीं, ऐसी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा है, ये जो बता रहा है कि इतना तो किया है लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकता है। बी, आर्थिक समृद्धि की आवश्यकता पर बल देना जो देश की संपन्नता की एकमात्र निर्धारक है। देखो एकमात्र निर्धारक तो ये नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। सी में कह रहे हैं उस समावेशी समृद्धि पर बल देना जिसमें जनसंख्या व्यापक रूप से समृद्धि लोगों के लाभों में सहभागी होती है, मतलब कि सबका साथ सबके विकास की समावेशी समृद्धि, उच्च समृद्धि पर बल देना। बताइए वीडियो को पोस्ट करके पहले का राइट आंसर क्या होगा, देखते हैं कितने बच्चों का करेक्ट आंसर आता है। आई होप कि आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखो एक नंबर जो पहला क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा बच्चे, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पैसेज में खास तौर पर खुल के कहा गया है कि उस समावेशी समृद्धि पर बल देना है जिसमें जनसंख्या व्यापक रूप से समृद्धि के लाभों में सहभागी हो, मतलब कि सबके साथ सबके विकास की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, परिच्छेद में लेखक उन नीतियों का समर्थन करता है। अब देखो लेखक किन नीतियों का समर्थन कर रहा है, ऐसी नीतियां जो समावेशी विकास को बढ़ावा दें, ऐसी नीतियां जो सबके साथ को बढ़ावा दें, ऐसी नीतियां जो गरीब वंचित हैं, ठीक है, मार्जिनल लाइन है, उनको आगे लेकर के आए। ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने में सहायक होगी। कोई ऐसी नीतियाँ बता रहे हैं क्या कि जिससे आर्थिक, ठीक है, समृद्धि को बढ़ाए। बी, आय के बेहतर वितरण में सहायक होगी, चाहे वृद्धि कुछ भी हो। लो, चाहे वृद्धि कुछ भी हो, देखो कुछ भी हो, ये क्या बकवास कर रहे हैं। सी में कह रहे हैं आर्थिक समृद्धि बढ़ाने और आर्थिक उपलब्धियों को उनमें पुनर्वितरित करने में सहायक होंगी जो पीछे छूट रहे हैं। ठीक है, लास्ट में यही कहा है जो पीछे छूट रहे हैं उनको भी इसमें लेकर के आओ। डी में कह रहे हैं समाज के सबसे गरीब हिस्सों के विकास पर बल देने में सहायक होगा। देखो सबसे गरीब, ऐसा नहीं है सबसे गरीब, उसमें कहा गया है कि गरीब को तो लेना ही है, उसके साथ साथ सबको लेना है इसमें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका भी सी आया होगा। इसमें तीसरा और क्वेश्चन है, 3 थे इस पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लेखक के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था विकसित हुई है किंतु यहाँ आत्मसंतोष के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि ऐसा क्यों है कि आत्म गुंजाइश क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने कहा था कि देखो भारत में वास्तविक रूप से जो अन्य देशों की तुलना में भी और पिछले वर्षों की तुलना में भारत ने विकसित उन्नति की तरफ बढ़ा है, आर्थिक समृद्धि की तरफ बढ़ा है, लेकिन इसमें गुंजाइश की आत्मसंतोष के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी और संभावनाएं हैं, अभी और बढ़ना है। देखो पहले में कह रहे हैं समृद्धि से गरीबी का उन्मूलन होता है। देखो यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि अगर समृद्धि बढ़ेगी, देखो अगर आप मान लीजिए आपके पास में एक बंगला है, कितना है, एक बंगला है, अब आपके पास में 2 बंगले हो जाएं तो क्या इससे गरीबी कम होगी? आज अंबानी के पास में जितना है उसका डबल कर दो चलो, तो क्या उससे क्या हो जाएगा, गरीबी कम हो जाएगी? नहीं ना, तो उससे गरीबी तो कम नहीं होती है। तो इसका तो ये तो गलत है कि समृद्धि से गरीबी का उन्मूलन होता है। नहीं, अगर समावेशी विकास होगा, इसकी जगह अगर मान लीजिए समावेशी विकास होगा, जब आपका समावेशी विकास होगा तब तो गरीबी आपकी क्या होगी, उन्मूलन होगी, मतलब कि कम होगी। तो पहला तो गलत है। दूसरा है समृद्धि सभी की संपन्नता में परिणामित हुई है। नहीं, सभी की, अब देखो आज भी आप देखोगे भाई कोविड के बाद में, आप इसको यूँ भी समझें, कोविड-19 के बाद में भारत में के शेप की जीडीपी चली है, के शेप की वृद्धि हुई है, गरीब और गरीब हो गए और रिच और रिच हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी बच्चे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इसमें एक्सट्रीम वर्ड भी है सभी। ठीक है, कि ये कह रहे हैं समृद्धि सभी की संपन्नता में परिणामित हुई है। नहीं, सभी की संपन्नता में नहीं, बल्कि उसकी भी बात करता है जो पीछे छूट गए उनको भी लाओ। तो कौन सा सही पूछा आपसे, दोनों गलत है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और उसके साथ साथ आपके पास में पेपर भी होगा जिसमें आप पैसेज पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पैसेज ही हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, मैं पेपर के अकॉर्डिंग चलूँगा, क्योंकि देखो मैं चाहता तो इसमें रीजनिंग करवा देता, या मैथ आपको करवा देता, या फिर कॉम्प्रहेंसिव करवा देता। नहीं बच्चे, ऐसे नहीं करना है, इस तरीके से माइंड सेट मत करना अपना। क्योंकि यूपीएससी में देखो पेपर क्यों बनाया जाता है, आपको पहले 4-5 पैसेज दे देंगे, अब तो 2-2 पैसेज देते हैं, 3 पैसेज देंगे, फिर मैथ का क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन, फिर पैसेज देंगे। क्यों? ताकि आपके माइंड को डाइवर्ट किया जाए, और जिस तरीके से यूपीएससी खेला खेल रही है उसी तरीके से आपको यूपीएससी के साथ खेला खेलना है। तो यही चीज़ें आपको अपनानी है। ठीक है, आपको अपने थ्रू नहीं चलना है, यूपीएससी के थ्रू चलना है। आप डिमांड समझो उसकी क्या है, वो किस तरीके से हमें घुमा रहा है, हम उसको ऐसे घुमाएं। ठीक है,
उसी तरीके से आप उसको घुमाएं। तो इसलिए मेरा जो सुझाव, मैंने पूरी टीम के साथ में बैठ के ये डिसीजन लिया कि क्यों ना हम जैसे यूपीएससी का पेपर आता है वैसे ही हम सोल्व आपसे कराएं। तो कोशिश करेंगे 2 से 2.5 घंटे की क्लास में कि आपके लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास कवर हो जाएं, क्योंकि 2 पार्ट में कवर होगा। तो चलिए, क्योंकि यहाँ पर सोल्व भी करना होता है। चलिए, परिच्छेद नंबर 2 क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं सरकार के, देखो शुरू में बता देगा किस पर आधारित होगा, शुरू में 4-5 लाइनों में आपको बता देगा, 2-3 में कि कहाँ जा रहा है ये। सरकार के लिए राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों को प्राय सहमति और अनदेखी से नियंत्रित करना आसान है। इसलिए पहले कदम के रूप में वास्तव में यह करने की जरूरत है कि पेट्रोल की कीमत निर्धारण को एक पारदर्शी सूत्र पर आधारित किया जाए। मतलब कि सरकार क्या करे, पहले जो पेट्रोल की कीमत है उसको निर्धारित करे। यदि कच्चे तेल की कीमत x और विनिमय दर y हो, तब हर महीने अथवा पखवाड़े पर सरकार पेट्रोल की अधिकतम कीमत की घोषणा करे और उसे कोई भी व्यक्ति x और y के आधार पर परिकलित कर सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाया जाना चाहिए कि तेल का वितरण करने वाली कंपनियां सामान्य रूप से अपनी लागतें प्राप्त कर सकें। ऐसी नीति बनाओ कि जो तेल का वितरण कर रही हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं जो कंपनी है, वो क्या कर सकें, अपनी लागतें प्राप्त कर सकें। मतलब कि जितनी उनको लागत खर्च हो रहा है वो उसको प्राप्त भी कर सकें। इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई कंपनी नवप्रवर्तनों से अपनी आगतों को कम कर ले तो क्या होगा, तो वह अधिक लाभ प्राप्त करेगी। ठीक है, अगर आगतों को वो कम कर लेगी तो क्या करेगी, अधिक लाभ प्राप्त करेगी। इस प्रकार इस प्रणाली के अंतर्गत व्यावसायिक प्रतिष्ठान नवप्रवर्तनों की एक और अधिक प्रवृत्ति और दक्ष हो जाएंगे। एक बार नियम की घोषणा हो जाए तो सरकार की तरफ से फिर कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मतलब कि जब सरकार ने कोई नीति बना दी, ठीक है, अगर सरकार ने कोई नीति बना दी, फिर सरकार क्या करे, इन कंपनियों में कोई अपना हस्तक्षेप ना करे, उनको छोड़ दे स्वतंत्र। यदि कुछ समय के लिए ऐसा कर दिया जाए तो प्राइवेट कंपनियां इस बाजार में पुनः प्रवेश करेंगी। अगर ऐसा कुछ रूल रेगुलेशन बनाओगे, आप लगातार उनको डिस्टर्ब नहीं करोगे, तो फिर आप देखोगे प्राइवेट कंपनियां और आएंगी। और जब एक बार उनकी पर्याप्त संख्या बाजार में आ जाए तो हम नियम आधारित कीमत निर्धारण को हटा सकते हैं और इसे वास्तविक रूप से बाजार पर छोड़ सकते हैं। मतलब कि एक तरीके से कैपिटलाइजेशन पर हम छोड़ सकते हैं, मार्केट पर, डिमांड टू सप्लाई पर हम छोड़ दें उसके रेट को। डिमांड होगा तो प्राइस बढ़ जाएंगे, डिमांड कम होगी तो लो हो जाएंगे, उसकी बात ये कर रहे हैं। ठीक है, और इसे वास्तविक रूप से बाजार पर छोड़ दिया जाता है। निश्चित रूप से सामान्यतः एट्रिस्ट मतलब कि न्याय विरोधी विनियमों व अन्य प्रतिस्पर्धी कानूनों के अधीन रहते हुए, किसके अधीन रहते हुए, कानूनों के अधीन रहते हुए। तो उस पर ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आइए देखते हैं क्या आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए बच्चे, ये कह रहे हैं आपसे, चौथे नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। परिच्छेद के अनुसार कोई तेल कंपनी और अधिक लाभ कमा सकती है। कब कमाएगी वो लाभ, बताइए कब लाभ कमा सकती है? यदि पेट्रोल की कीमत निर्धारण हेतु एक पारदर्शी सूत्र प्राप्ति या प्रति पखवाड़े या माह घोषित किया जाए। मतलब कि सरकार क्या करे, एक ऐसा पेट्रोल की कीमत का निर्धारण कर दे, पारदर्शी सूत्र हो कि भी इतनी कीमत रहेगी, और फिर पीछे हट जाए, फिर कंपनियों को मार्केट पर छोड़ दे। अब देखो इसका क्या होगा, ऐसे कब कर सकती हैं, कब वो लाभ कमा सकती हैं। जैसे पहले में कह रहे हैं इसके विक्रय को बढ़ाकर, मतलब कि जो इसका विक्रय होगा अगर वो इसके बिक्री को बढ़ा दें तो उससे लाभ कमा सकती हैं। दूसरे में कह रहे हैं नवप्रवर्तनों के द्वारा, तीसरे में कह रहे हैं लागतों में कमी करके, और चौथे में कह रहे हैं कि इसके इक्विटी शेयरों को ऊंची कीमतों पर बेचकर। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या फिर है, ये आपसे पूछा है। केवल 1, B 2 और 3, C 3 और 4, D 1 2 और 4। बताइएगा राइट आंसर क्या है इसका। चलिए देखिए, आई होप कि आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखो, अगर कंपनी के जो विक्रय, अगर कंपनी का मान लीजिए प्रोडक्ट अगर बिकेगा तो क्या इससे लाभ हो जाएगा? नहीं ना। देखो अब मानो कि 100 रुपये की वस्तु थी, सॉरी कंपनी की लागत कुल मिलाकर के 80 रुपये की थी, और ये पहले भी क्या एक प्रोडक्ट बिक रहा था इसका 100 रुपये का। अब क्या हो रहा था, पहले प्रोडक्ट बिक रहे 5, ठीक है, मान लो 500 इतने रुपए कमा रही थी। अब क्या हुआ, यही 80 का, अब प्रोडक्ट कितने बिक रहे हैं, यही 100 रुपये के, अब मान लो उस कंपनी के 10 प्रोडक्ट बिक रहे हैं,
तो कितना हो गया 1000। मतलब कि प्रोडक्ट कितने बेचे हैं उसके 10, रेट तो वही है, बढ़ा तो नहीं ना, तो इससे तो कोई इसका लाभ नहीं होगा। ठीक, तो जहाँ एक है वो तो नहीं होगा, मतलब कि पहला और आपका डी और ए इसका आंसर नहीं है। अब या तो आंसर आपका बी होगा या सी होगा। अब देखो इसमें निश्चित है कि तीसरा आपका सही है, ये राइट है कि तीसरा तो इसमें सही है कि अगर कंपनी अपनी लागतों में कमी करके तो उससे क्या होगा, उसको लाभ होगा, बिल्कुल उसकी लागत कम कर दो। ये कह रहे हैं नव प्रवर्तनों के द्वारा, नहीं नव प्रवर्तनों के द्वारा इसमें कोई ऐसी खास आप देखोगे नव प्रवर्तनों के द्वारा, ये कह रहे हैं नव प्रवर्तनों के द्वारा इसके इक्विटी शेयर हो, देखो इसकी तो बात ही नहीं की गई पूरे पैसेज में, आपको इक्विटी शेयर की ऊंची कीमतों पर बेचकर, ये तो बात ही नहीं हुई, तो ये तो वैसे ही गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा नव प्रवर्तनों के द्वारा और लागतों में कमी करके, अगर कंपनी ऐसा करेगी तो उसको लाभ हो जाएगा। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आप देखोगे बी 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन भी होगा इस पर, जी हाँ एक और क्वेश्चन है। नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन आपको आई होप कि विजुअल हो रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, परिषद के अनुसार प्राइवेट तेल कंपनियां तेल उत्पादन के बाजार में पुनः प्रवेश करती हैं यदि, देखो कब पुनः प्रवेश करेंगी उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, देखिए पुनः प्रवेश कब करेंगी, उसने साफ साफ कहा था कि यदि सरकार क्या करे, कोई ऐसी रूल रेगुलेशन बनाए और फिर पीछे हट जाए, मार्केट पर छोड़ दो। पहले में कह रहे हैं एक पारदर्शी नियम आधारित पेट्रोल का कीमत निर्धारण अस्तित्व में हो, मतलब कि अगर एक पारदर्शी आ जाएगा, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, तो उससे शायद चीज़ें क्या होंगी और अच्छी हो सकेंगी, इनका कहना ये है। ठीक है, बात एकदम सही है, इसमें कोई दोहरा ख्याल नहीं है, ये बात सही है। तेल उत्पादन के बाजार में सरकार का कोई हस्तक्षेप ना हो, यह भी बात कहा गया है कि तेल के उत्पादन में बाजार में आप देखोगे सरकार का कोई हस्तक्षेप ना हो, सरकार बार बार उसमें ना आए, वो किस पे छोड़ दे, मार्केट पर छोड़ दे। ठीक है, किस पर छोड़ दे, मार्केट पे छोड़ दे, ये बात उसमें कूट कूट के कही गई है। तीसरे में कह रहे हैं कि सरकार द्वारा उत्पादन किया जाए, नहीं सरकार द्वारा उत्पादन नहीं किया जाए बल्कि प्राइवेट कंपनियां और आए इसमें। ठीक है, तो तीसरा तो गलत होगा। आप देखो जहाँ 3 है उसको कट करो, पहले जहाँ 3 नंबर है तो आंसर सी नहीं होगा और आंसर बी नहीं होगा। ठीक है, अब आंसर सी नहीं होगा, अब देखो चौथा वैसे ही गलत हो गया क्योंकि हमारे पास हैगा, फिर भी पढ़ेंगे। एट्रिट मतलब कि न्यास विरोधी नियमों को हटा दिया, नहीं नहीं नहीं, इसको हटाने की बात नहीं कर रहा है कि जो न्यास विरोधी जो के विनियमों को हटा दिया गया हो, नहीं हटाने की बात नहीं कर रहा है, वो लगाने की बात करता है, इसमें पैसेज में लगा दिए की बात करता है। तो यहाँ पर कितने सही हैं, पहला और दूसरा सही है, मतलब कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए आइए मैथ का क्वेश्चन है, आई होप कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। हम बिल्कुल पेपर के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है, जैसे जैसे पेपर आपसे पूछेगा वैसे वैसे हम भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, और अपना माइंड इसी दिशा में फॉलो करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले मैंने पूछा था, कई स्टूडेंट्स को उस पर रिप्लाई आया कि सर ऐसे कर लेते हैं, पहले मैथ और रीजनिंग कर लेते हैं फिर उसके बाद में कॉम्प्रहेंसिव पढ़ लेंगे। मैंने कहा नहीं बच्चे, मैंने जो डिसीजन निकाला टीम के साथ में वो यही निकाला कि आपका जो डिसीजन आना चाहिए वो ये होना चाहिए। चलिए आइए एक एक करके बात करते हैं, देखिए समझने का प्रयास करते हैं क्या है। देखो ये कह रहे हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 6 में 5 व्यक्ति एक लक्ष्य पर क्रम से 6, 7, 8, 9 और 12 सेकेंड के अंतराल पर गोलियां दागते हैं। 1 घंटे में वे लक्ष्य पर एक साथ कितनी गोलियां दागेंगे, कितने घंटे में, 1 घंटे में। देखो अब जरा समझना, ये कह रहे हैं आपसे, तो इसका एलसीएम ले लेंगे पहले, 6, 7, 8, 9। अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं बच्चे, देखो एलसीएम निकाल लेते हैं, 3, 7, 4, 9, 6, फिर 2 से चला जाएगा, 3, 7, 2, 9, 3, फिर 2 से चला जाएगा, 3, 7, 1, 9, 3। अब 3 से ले लेंगे, 1, 7, 1, 3, 1, फिर 3 से ले लेंगे, 1, 7, 1, 1, 1, अब 7 से ले लेंगे। ठीक है, सब 1, 1 हो जाएगा। अब जरा देखिएगा कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, और 3 तिया 9, 9 इंटू 8, 9 अट्ठे 72। अब 7 से कर दो, 7 दूनी 14, 1, 7 7 49 और 1 50, कितना आया, तो इसका जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है आपका 504। कितना आ रहा है, 504। अब आपसे पूछा क्या, ये 504 क्या है बच्चे, 504 आपका सेकंड है, ध्यान रखना,
ये क्या है 504 सेकेंड है, किसका, आपके 6, 7, 8, 9 और इसका। इनका जो एलसीएम आया है बच्चे, इनका जो एलसीएम आया है वो कितना आया है, एलसीएम आया है 504। वह संख्या है एलसीएम, वह आप देखोगे छोटी से छोटी संख्या है जो इन सब से विभाजित होती है। ठीक है, अब जरा समझना, इन्होंने कहा 1 घंटे में, ये सब सेकंड है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सब सेकंड है। तो अब देखो 1 घंटा मतलब कि कितने होते हैं 60 मिनट, और इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ठीक है 7 सेकंड। तो अब कर दो इंटू, तो 6 छंग 36 और 00, तो कितने हो गए, टोटल हो गए 3600 सेकंड। 3600 सेकंड मतलब कि अगर आप 504 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, कर दीजिएगा, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, आप देखोगे 7 से तो 7 चौक 28 और 5 सत्ते 35। अब जब आप इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, तो 7 बार गया है। ठीक है, 7 बार हमने डिवाइड कर दिया, तो ये 0 2, यहाँ पे आ गया 9, 9 में से 7, ठीक है 72/504। तो आप देखो अब इसमें पूरा घंटा तो नहीं हो रहा है ना, तो पूरा घंटा नहीं हो रहा है, तो आप देखोगे लगभग आपका कितना है 7 घंटे इसका राइट आंसर आ जाएगा। मतलब कि कितनी बार दागेंगे, वो 7 बार गोली दागेंगे, क्योंकि इसने यही कहा है 1 घंटे में वे एक साथ कितनी गोलियां दागेंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। तो कितनी बार दागेंगे बच्चे, 7 बार दागेंगे। अब देखो मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 7। यूपीएससी ने आपको 2 आंसर दिए हैं, या तो आंसर बी होगा और या आंसर सी होगा। ये यूपीएससी ने दिया है सर, मैं नहीं बोल रहा हूँ, यूपीएससी बोल रही है। यूपीएससी कह रही है 8 बार, यूपीएससी कह रही है 8 बार। अब इन्होंने कैसे किया होगा 8 बार, देखो ये कह रहे होंगे 8 बार ऐसे दिया है 504 सेकंड, कितने सेकंड में, 7 सेकंड में। तो इन्होंने इसका क्या किया होगा, भाग करा होगा इससे। ठीक है, इसको 36 से भाग दिया होगा ऐसे, फिर उन्होंने क्या होगा जो भी, तो आप बताएं। ठीक है, तो मैंने इसको क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की तरह मैं चला हूं, तो तब मेरा जो आंसर आ रहा है वो राइट आंसर इसमें जो मेरा बन रहा है वो 7 बार आ रहा है। तो आप बताइएगा कमेंट्स में आपके कितने बन रहे हैं, 7 भी बन रहा है 8 भी बन रहा है, तो बताइएगा 8 कैसे बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि इन्होंने बोला है 1 घंटे में वो कितनी एक साथ आप देखोगे गोली दागेंगे, तो आप कहेंगे 7 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आइए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मैंने आपसे ये 7th नंबर क्वेश्चन पूछा था, तो कई बच्चों ने इसका आंसर दिया और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप इसका आंसर दे रहे हैं। ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी बात है। देखो जरा समझना, यहाँ पे बच्चे समझना, ये कह रहे हैं आपसे, ये जो आपसे चीज़ों को बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये कह रहे हैं आपसे 630 बच्चों के एक समूह को सामूहिक फोटो लेने के लिए पंक्तियों में बिठाया गया है। ठीक है, प्रति एक पंक्ति में उसके आगे की पंक्ति की तुलना में 3 बच्चे कम थे। पंक्तियों की निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या संभव नहीं है, मतलब कि ऐसी कौन सी संख्या है जो संभव नहीं है, बाकी की हैं। देखो दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को करोगे, एक तो आप ऑप्शन से कर दोगे, एक आप मेथड से भी कर दोगे। ठीक है, तो मैं ऑप्शंस की तरफ चलूंगा ताकि थोड़ा इजी हो जाए। देखो पहले ऑप्शन नंबर ए ले लेते हैं। ये कह रहे हैं कि 630 बच्चे हैं आपके, अगर मैं कहूँ 3 हम ले रहे हैं तो आप कहोगे 3 दूनी 6, तो मतलब कि कहने का तात्पर्य ये है एक बच्चा जो होगा एक लाइन में जो बच्चे आएंगे वो 210 आएंगे। ये कह रहे हैं 3 लाइनें हैं आपकी। ठीक है, अब हमें 3 लाइनें आपकी बनानी है। मैं कहूँ आपसे कि इतने बच्चे कम हैं, ये कह रहे हैं 3 बच्चे कम हैं प्रति एक की तुलना में, तो यहाँ पर 3 लाइनें बनाएंगे, क्योंकि 3 की बात हो रही है तो 3 लाइनें बनाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब मुझे बताओ, जब यहाँ पर 3 बच्चे कम हैं तो इसमें बच्चे क्या होंगे, इससे अधिक होंगे, मतलब कि यहाँ पर जितने हैं तो कितने अधिक हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये संख्या वह है जो इससे डिवाइड कर रही होगी। अब देखो 3 तिया 9, कितने आ रहे हैं इसमें, 3 तिया 9, मतलब कि 210 तो हैं लेकिन 9 और हो जाएंगे तो 9, तो 219 आप कहोगे। तो इसमें जो संख्या होगी वो 219 होगी। अब 219 में से 3 आप घटा दो, तो इसमें जो संख्या होगी कितनी होगी, 200 कितनी होगी बताओ, 216। अब इसमें घटाओ फिर 3, 212 है कि नहीं, 13 होगी 13।
इस तरीके से आप करोगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा ऐसे। क्यों? क्योंकि एक में तो आ रहा है आपके 210 और यहाँ पर 219 बैठा दिए, तो 3 कम आपको कर देना है, तो आप इसका आंसर निकाल लेंगे। तो देखो इससे क्या हो रहा है, ये पूरा पूरा एक तो ये ऑप्शन से आप इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। अब एक तरीका क्या है, देखो अब जैसे आपको बड़ा ईजी है, इसका तरीका बहुत ईजी है जो मैंने किया है। अब देखो ये ईजी कैसे है, मतलब कि आप देखो कोई सी संख्या, देखो यहाँ पर पूर्णतः रूप से 3 से भी आपका ये जा रहा है, 4 से, ठीक है, 5 से, तो इसमें कैसी संख्या है, आपका जो 6 है, ठीक है, ये जो आपका डी है ये इसमें आ जाएगा कि एक संख्या यह, अगर आप 6 संख्या इसकी बनाओगे तो 6 का ना 6 और 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 मतलब कि 105। अब जरा आप इसको 6 संख्याएं ऐसे बनाओ, ऐसे आपको 6 नंबर बनाने पड़ेंगे और फिर उसको बैठाएंगे, तो ये गलत आ जाएगा, आपसे बैठेगा नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, तो इसका राइट आंसर मेरा जो आ रहा है वो 6 आ रहा है, मतलब कि इसमें डी संख्या आएगी, ठीक है। क्या आएगी, जो 7 का राइट आंसर है वो आपका डी आना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। बाकी का आप बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए, इंग्लिश माध्यम वीडियो को पॉज करके देखिएगा, और मैं ये उम्मीद करके चलूँगा कि आपके पास में पेपर होना चाहिए ताकि आप इन चीज़ों को और अच्छे वे में अपने पास में देख सकें। देखो क्वेश्चन नंबर है 8, ये रीजनिंग से क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं एक सीढ़ी पर 7 व्यक्ति हैं, A B C D E F और G क्रम में नहीं है, ठीक है। A E से ऊपर है, A जो है कहाँ है, A E के ऊपर है, ठीक है, ऊपर ऐसे A E से ऊपर है, लेकिन C से नीचे है, लेकिन C से क्या है, नीचे, मतलब कि C इसके ऊपर होगी A के। B मध्य में है, इन्होंने कहा B मध्य में, ठीक है। G A और B के बीच में, अब देखो G जो है ना, G A और B के बीच में है, G आपका A और B के बीच में है, सॉरी जिस तरीके से बोल रहा है उसी तरीके से बनाऊंगा मैं। देखो इन्होंने कहा है G जो है A और B के बीच में, मतलब कि जो G होगा वो G यहाँ होगा और A यहाँ होगा, ठीक है, ये वाली लाइन G A और B के बीच में, तो A ऊपर आएगा और B नीचे आएगी। E B और F के बीच में है, अब देखो E जो है E B और F के बीच में है, ठीक है, ये वाली लाइन। यदि F E और D के बीच में है, F जो है E और D के बीच में है, तो ये D इधर आ जाएगी, ठीक है, और F बीच में आ जाएगा, के बीच में है, तो सीढ़ी के सबसे निचले सोपान क्रम पे कौन सा व्यक्ति होगा। अब इसको देख लो, यहाँ पे ये सही सीक्वेंस में बैठ रहा है कि नहीं, तो इसके ऊपर कौन बैठा है, A के ऊपर C बैठा है, ठीक है। चलिए तो देखो C जो A है ये किसके बीच में बैठा है, C और E के बीच में बैठा हुआ है, बिल्कुल सही बात है, तो ये आपको मिल गया। तो सबसे नीचे पूछ रहा है, ठीक है, तो सबसे नीचे सोपान क्रम में निचले में कौन आ रहा है, आपका D है, सबसे निचले सोपान क्रम में। अब देखो B यहाँ पर मध्य में है, मध्य में क्यों है, अब देखो 3 इसके ऊपर होगा, इन्हें कहा ना B मध्य में है, ये बोल रहे हैं, तो देखो 3 A मतलब कि C A G इसके ऊपर है और E F D इसके नीचे, तो बीच में कौन है, आपका B है। पूछा क्या है, सबसे निचले सोपान क्रम में कौन है, तो सबसे निचले सोपान क्रम में आपका D है, मतलब कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है बच्चे जो पूछे गए हैं आपसे। चलिए अब ये क्वेश्चन है आपसे कि अब इन्हें उपयुक्त लंबाई के अनुसार क्रम में बैठाया जाए तो बीच की जगह पर कौन बैठा। चलो आइए देखते हैं कौन बैठा है। क्वेश्चन नंबर 9 को करिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो ये कह रहे हैं A B से लंबा है, ये तो आप कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको आप करेंगे, आंसर को बताएंगे, देखते हैं कितने बच्चों का इसमें राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का बच्चे राइट आंसर दें, कमेंट्स करके बताएं इसका 9 का राइट आंसर क्या आएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही आता है। चलिए कमेंट्स करिएगा, 9 पे आप आंसर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही है जैसा वो है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे ना इजी से, तो आपसे करवाएंगे। आइए ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड सा आपको लग रहा होगा, तो इसको मैं सोल्व करवाता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, A B C D E F, ठीक है, ये 6 गांव दिए हुए हैं और ये इसके बारे में बताया गया है, ठीक है, और पूछा है कौन से 3 गांव एक रेखा मतलब कि लाइन में है, एक लाइन में है, उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। आइए देखते हैं एक एक करके। देखो इसमें क्या करना है ना, ऐसे संबंध वाले क्वेश्चन को उठाना है कि जो इसके संबंध को क्या कर रहा हो, बिल्कुल सेटिस्फाइज कर रहा हो। देखो अब जरा इसमें ज़रा समझना, यहाँ पे देखो ये यहाँ पर कनेक्शन इसका बैठ रहा है, इस लाइन को छोड़ दो, अभी पहले वाले को छोड़ दो, पहले इनको ले लो, बी वाला ले लो। बी गांव ई के 1 किलोमीटर पूर्व में, अब देखो
यहाँ पे जरा समझना, बी जो गांव है ना, ई यहाँ पे है आपका, और इसके किधर है, बी गांव 1 किलोमीटर पूरब में है, ये इधर पूरब होगा, पढ़ते हैं कि नहीं ऐसे, ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है, ठीक है, ये उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि बी ई के 1 किलोमीटर पूरब में है, ठीक है सर, पूरब में है। फिर यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन है, देखो संबंध बनना ई के साथ, ए गांव ई के 2 किलोमीटर उत्तर में है, जो ए गांव है ना वो ई के क्या है 2 किलोमीटर उत्तर में है, ए गांव ई के 2 किलोमीटर किधर बैठ रहा है, उत्तर में है, ठीक है। सी गांव ए गांव के 1 किलोमीटर पूरब में है। अब देखो सी जो गांव है आपका, सी वो किधर है, इधर है पूरब में, ठीक है, किसके, ए के 1 किलोमीटर, ठीक। डी गांव ए के 1 किलोमीटर दक्षिण में है। अब डी एक गांव है जो ए से 1 किलोमीटर दक्षिण में है। यहाँ पे बोल रहा था, अब पहले वाले को देखिए, एफ गांव डी के 1 किलोमीटर पश्चिम में, जो एफ है ना वो डी के किधर है, पश्चिम में, इधर है। पूछा क्या है कि कौन सी 3 रेखा में एक लाइन में खड़े हुए हैं, ठीक है, ये पूछा है, कौन खड़े हुए तीनों एक लाइन में, ये खड़े हुए हैं बिल्कुल एक लाइन में, क्योंकि ये यहाँ पर है डी, देखो ए डी ई कौन से हो जाएंगे, ए डी ई, जहाँ पर ये होगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ए डी ई मतलब कि क्या आएगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो को पॉज करके स्वयं भी करें और 1 से 2 बार आप इसको क्वेश्चन को देखें तो और इजी वे में आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, आपका है 11वें नंबर का क्वेश्चन। आइए, सब क्वेश्चन यूपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है ये 2014 का, जो हम आपसे सीसेट का पेपर सोल्व कर रहे हैं। 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं, कितने बच्चे हैं, 4। चलिए 1 2 3 4, ये 4 बच्चे बैठे हैं आपके सामने। ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा है। मैं 2 जगह बनाऊंगा, 1 2 3 4। देखो ए जो है ना, ए बी की बगल वाली सीट पर बैठा, तो ए यहाँ पे बैठा लेते हैं, बी यहाँ बैठा लेते हैं, एक तरफ बी यहाँ पे बैठा लेते हैं और ए यहाँ बैठा लेते हैं, ठीक है। लेकिन सी की बगल में नहीं बैठा है, कौन, सी की बगल में ए नहीं बैठा है, तो आप देखोगे सी इधर बैठ जाएगा, सी की बगल में नहीं बैठा है। यदि सी डी की बगल में नहीं बैठा, अब देखो सी डी की बगल में बैठा, तो सी इधर बैठा दो और डी इधर बैठा दो, ये ऐसे, ठीक है। डी की बगल में नहीं बैठा, देखो कहाँ बैठा है, ये दूर बैठे हैं, और इसकी बगल में भी नहीं बैठा है। तो डी के अगल बगल की सीट पर कौन बैठा है, तो डी के अगल बगल पे कौन बैठा बताओ, तो डी के अगल बगल पे कौन मिलेगा, ए मिलेगा। देखो दोनों जगह डी के अगल बगल पे कौन बैठा है, ए व्यक्ति बैठा है। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चे, आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कल्पना कीजिए, एक कल्पनाओं से भरा हुआ क्वेश्चन है और पूर्ण रूप से आपसे करवा रहा है। देखिए क्या है, एक घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयां बिना झटके चलती हैं, मतलब कि जो घड़ी और मिनट की सुइयां हैं वो बिना झटके के ऐसे कंटिन्यू टक 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 चल रही हैं। ये 12 होता है, 6 3 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और ये घड़ी क्या है, टक 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 इसमें सुई ऐसे चल रही है। तो पहला तो चल ही रही है, चलो ये कह रहे हैं घड़ी 8 बजे और 9 बजे के बीच का समय बताती है। अब देखो जो घड़ी है, मैं एक घड़ी बनाऊंगा आपके सामने ताकि आपको ये चीज़ें और अच्छे से ऑब्जर्व हो सके। यहाँ पे ज़रा समझना, मैं थोड़ी थिकनेस बढ़ा लेता हूँ। देखो एक घड़ी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। आई होप कि ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये घड़ी दिख रही होगी। 12 6 3 9 10 11 1 2 4 5 6 7 एंड 8, ये घड़ी ऐसे ये घड़ी है, ठीक है। ये ऑब्जर्व हो गया। ये कह रहे हैं कि घड़ी 8 और 9 बजे बीच का समय दिखाती है। किसका, 8 और 9 बजे का। देखो घड़ी कहीं यहाँ है बीच में, ठीक है। अब मान लो तो 8 बजकर कुछ मिनट हो रहे होंगे, हर एक गैप में 5 मिनट का अंतर होता है। कितने का, 5 मिनट का। तो 8 पंजे 40, मतलब कि वो घड़ी 40 और मैं कहूँ बीच का अगर समय दिखा रही है वो घड़ी, ठीक है, तो 8:30 बज रहे होंगे। आप ऐसे कहोगे ना, तो कितने मिनट हो रहे होंगे। यहाँ पे देखो, अगर मान लीजिए वो घड़ी यहाँ पर है, क्योंकि इन्होंने कहा ना बीच का समय बताती है, तो बीच का समय कब बताएगी। अब इस चीज़ को जरा देखो, यहाँ पे अगर होती तो कितने होते, 36 होते, 5 6 30 होते, 5 7 35, 5 8 40, तो +2 मिनट और लगा लो, ठीक है।
तो लगभग लगभग ये 8:42 का समय दिखा रही थी, अगर दूसरे स्टेटमेंट को देखें। ठीक है, घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हैं। अब देखो इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि जो घड़ी की सुइयां हैं, कौन सी सुइयां होती हैं, 3 सुइयां होती हैं। अब इसमें 2 सुइयां ही बताती हैं खास तौर पर, जो आपकी मिनट वाली सुई है। कौन कौन सी सुई है आपकी, जो मिनट वाली सुई है और हावर वाली सुई है। ये हावर वाली सुई ऐसे कर देते हैं, और मिनट की लाल वाली है। ठीक है, मिनट की जो है, जो मिनट वाली सुई है वो कौन सी है, रेड सुई है आपकी मिनट वाली। ठीक है, और ये घंटे वाली, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर है। 42 मिनट हो गए, कितने, 42 मिनट पर। अब क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, ये कह रहे हैं कि कितने मिनट या निकटतम पूर्णवाद दोनों सुइयां फिर से एक बार एक दूसरे के ऊपर होंगी। प्यारे बच्चे जरा मुझे बताओ, कब आपका जब 180 का डिग्री का कोण बनाती है सुई, कब ऊपर होती है, जब 180 डिग्री का बनाती है। कभी भी 12:30 पर ही होगा। आप कहोगे सर 12 बजाएगी तब बनेंगे, लेकिन वो ये तो बताओ बजेगी कब, मिलेगी कब। देखो अब जब ये सुई आएगी ना तो 180 पर मिलेगी। कैसे, जैसे आप कहोगे सर अगर मान लो इधर ले जाओ इस सुई को, जो आपकी घंटे वाली है इधर ले आओ तो आ जाएगी, मिनट वाली इधर आएगी तो तब बच्ची की खसक जाएगी इधर। तो आप कहोगे कि सर इस पे आ जाएगी, नहीं, जब ये 9 बजाएगी ना, जब ये 9 पे आएगी तो पूरे 12 पर होगी मिनट वाली। ठीक है, तो जब ये सुई ऐसे घूमती हुई आएगी, टक 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 पूरा चक्कर लगेगी। देखो 5 का ना 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 छः 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नौ 45, 5 दही 50, 5, ठीक है, 11 पंजे 55 और 12 पंजे 60। अब देखो ये 60 होगी और घड़ी यहाँ आ जाएगी। ठीक है, 2.5 मिनट पहले हैं और 2.5 मिनट ये, तो कितनी हो जाएगी, 65 मिनट पर आपकी घड़ी आएगी। कितने पर आएगी, 65 मिनट पर। फिर के एक मतलब कि 1 घंटा 5 मिनट ये घड़ी चलेगी, तब जा करके ये चलेगी। कितना चलेगी, 1 घंटा 5। क्वेश्चन नंबर है आपका 12। ठीक है, तो कितना है, 1 घंटा 5 मिनट। तो ये आपको दिख रहा होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप देखोगे सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत समस्या है तो एक बार पुनः वीडियो को पीछे से पॉज करके देख लेगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पैसेज है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पास में पेपर आवश्यक होगा और आप पेपर भी मेरे साथ खोल के बैठे होंगे। चलिए परिच्छेद नंबर 2 पढ़िएगा, जो नेक्स्ट परिच्छेद आया है। ठीक है, 12 क्वेश्चन अब तक हमने कर लिए हैं। पढ़िएगा, जलवायु परिवर्तन। देखो पैसेज पढ़ो मेरे साथ में। परिच्छेद नंबर 1, जलवायु परिवर्तन भारत की कृषि पर संभावित रूप से विध्वंसकारी प्रभाव रखता है। मतलब कि जो जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज से क्या होगा, भारत का एग्रीकल्चर पूर्ण रूप से प्रभावित होगा। जबकि जलवायु परिवर्तन के समग्र प्रचलन वर्तमान स्वीकृत हैं। अगले 30 वर्ष में 1 डिग्री सी की औसत ताप वृद्धि इस अवधि में 10 सेंटीमीटर से कम, समुद्र की तल में वृद्धि और क्षेत्रीय मानसून विचरण तथा संगत अनावृष्टि भारत में काफ़ी स्थल एवं फसल विशिष्ट होने संभावित हैं। मतलब कि ये कह रहे हैं कि इससे क्या होगा, जब क्लाइमेट चेंज होगा तो 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ेगा, 30 वर्षों के बाद 10 डिग्री सेंटीमीटर, जो आपका 10 सेंटीमीटर पानी बढ़ जाएगा ओशन में, तो इससे मानसून क्षेत्र पर बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी और अनावृष्टि भी हो सकती है। ठीक है, कुछ फसलें परिवर्तनशील दशाओं के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया दे सकती है। मतलब कि कुछ फसलें होती हैं ऐसी भाई, वो आप देखोगे अनकंडीशनड वाली स्थिति में वो पनप जाती हैं, दूसरी नहीं भी दे सकती। संभावना है कुछ फसलें ऐसे उत्पाद कर सकती हैं उस समय, कुछ नहीं कर सकती। इससे कृषि अनुसंधान को प्रोत्साहन देने और प्रणाली में अनुकूलन हो सके, इस हेतु अधिकतम नम्यता बनाने की आवश्यकता पर बल पड़ता है। अनावृष्टि रोधन, अनावृष्टि जो आपकी ओलावृष्टि के बारे में, अनावृष्टि रोधन का एक मुख्य संघटक अंत जल स्तर का प्रतिबंधित पुनर्वर्धन है। महत्वपूर्ण आधारिक फसलों जैसे गेहूं की लगातार उपज सुनिश्चित करने के लिए ताप परिवर्तनों तथा जल उपलब्धता को देखते हुए इन फसलों की उगाई वाले स्थानों को बदलना भी आवश्यक हो सकता है। दीर्घ अवधि निवेश के निर्णय करने में जल उपलब्धता एक मुख्य कारक है। अब जरा समझना, यहाँ पर जो बोला है इन्होंने, इसको पुनः बता देते हैं
कि महत्वपूर्ण आधारकारी फसलें जैसे गेहूं की लगातार उपज सुनिश्चित करने के लिए ताप परिवर्तनों तथा जल उपलब्धता को देखते हुए इन फसलों की उगाई वाले स्थानों को बदलना आवश्यक हो सकता है। मतलब कि ये बदले जा सकते हैं स्थान, वहाँ पर पानी आ जाएगा तो ये बदले जाएंगे। दीर्घ अवधि निवेश के निर्णय करने में जल उपलब्धता एक मुख्य कारक होगा। अगर आप दीर्घ निवेश करोगे तो दीर्घ अवधि निवेश करने के निर्णय में तो जल उपलब्धता एक मुख्य कारक होगा। आइए अब चलते हैं आगे। अच्छा और है, उदाहरण दिया है इन्होंने, ये कह रहे हैं उदाहरण के लिए अगले 30 वर्षों में जैसे जैसे हिमनद पिघलते जाते हैं, हिमालय क्षेत्र से जल के बहाव के बढ़ते जाने और तदंतर अत्यधिक घटते जाने पूर्वानुमान का किया गया है। कृषि पारिस्थितिकी दशाओं में बड़े पैमाने पर आने वाले इन बदलावों के लिए योजना बनाने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करना निर्णायक होगा। ये उदाहरण के रूप में इन्होंने बताया है। वहीं अभी और है, इसका एक भाग है भारत के लिए। अब देखो भारत के लिए कृषि अनुसंधान और विकास में दीर्घ आवधिक निवेश करना आवश्यक है। तो भारत के लिए क्या करना है, कृषि में अनुसंधान और रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स और उसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। यह संभावित है कि भारत को भविष्य में एक बदले हुए मौसम प्रतिरूप का सामना करना होगा। मतलब कि ऐसी संभावना व्यक्त कर दी गई कि भविष्य में उसको इसका सामना तो करना ही पड़ेगा। आइए देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एलिमेंट मेथड भी इसमें लगा सकते हैं आप चाहे तो। देखिए कैसे लगेगा। आइए, जलवायु परिवर्तन वर्तमान फसलों के स्थानों में बदलाव लाने के लिए किस कारण से मजबूर होंगे। अब देखो जलवायु परिवर्तन क्यों, ऐसा कौन से कारण हो सकते हैं जो मजबूर कर सकते हैं। पहला, हिमनदों का पिघलना। दूसरा, दूसरे स्थानों पर जल उपलब्धता और ताप उपयुक्तता। तीसरा है फसलों की हीन उत्पादकता। चौथे में कह रहे हैं संचयी पादपों की अपेक्षा व्यापक अनुकूलता। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है केवल 1, 2 और 3, बी 2 और 3, सी 1 और 4, डी 1, 2 और 3, 4। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर बताएं। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखो ये कह रहे हैं आपसे हिमनदों का पिघलना। हिमनद पिघलेंगे तो, क्योंकि ये कह रहे हैं जलवायु परिवर्तन वर्तमान फसलों के स्थानों में बदलाव लाने के लिए किस कारण से मौजूद करेंगे। मतलब कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों मजबूर करेंगे। पहला ये कह रहे हैं हिमनदों का पिघलना। हिमनदों के पिघलने से क्या ये आपको दिख रहा है कि ऐसा होगा। उन्होंने कहा है बेसिकली कि परिवर्तन तो होगा, और हिमनद की चर्चा वहाँ पर नहीं की गई है पैसिस में बिल्कुल भी, एकदम ये भी ध्यान रखना है। ये की गई है, नहीं की गई है, तो पहला तो गलत है। दूसरे स्थानों पर जल उपलब्धता और ताप उपयुक्तता, बिल्कुल इसलिए ही आप जाओगे क्योंकि वहाँ पर जल होना चाहिए, ताप। फसलों की हीन उत्पादकता, ये भी सही है। ये कह रहे हैं संचयी जो पादपों की अपेक्षाकृत व्यापक अनुकूलता। नहीं बच्चे, ये गलत है, व्यापक अनुकूलता नहीं है। तो इसमें जो आंसर आना चाहिए, कौन सा सही पूछा है आपसे, तो भैया कौन सा सही है। देखो पहला गलत है तो आंसर ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑब्वियसली आप पूरे पैसेज को पढ़ेंगे, इसको कहीं पर भी आपको ग्लेशियर की बात यहाँ पर नहीं की गई है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको बताती हैं। देखो अब इसमें यही शब्द स्टार्टिंग में दे दिया गया, हिमनदों का पिघलना। इसमें बोला ही नहीं है हिमनदों का पिघलना, इसने बोल दिया है, बस थोड़ी सी चर्चा कर दी है कि ऐसा ऐसा हो सकता है कि सेंटीमीटर जो आपका जल स्तर है बढ़ सकता है। इस परिच्छेद के अनुसार भारत में कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण क्यों है। मतलब कि ऐसा क्यों करना चाहिए, हमें क्यों बढ़ावा देना चाहिए उसके बारे में। पहला, मानसून प्रतिरूपों में विचरण का पूर्वानुमान करना और जल संसाधनों का प्रबंधन करना। बी, आर्थिक समृद्धि के लिए दीर्घ अवधि निवेश का निर्णय करना। सी, फसलों की व्यापक अनुकूलता को सुगर बनाना। और डी, अनावृष्टि दशाओं का पूर्व अनुमान करना और अंतः जल स्तरों का पुनर्वर्णन करना। वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर बताएं क्या इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि क्यों हमें कृषि में अनुसंधानों को बढ़ावा देना जरूरी है। तो इससे क्या करेंगे, देखो जब हम कृषि में अनुसंधान करेंगे तो इससे कहीं ना कहीं फसलों की व्यापक अनुकूलता को सुकर बना सकते हैं, उसको हम अनुकूल बना सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और उसकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो उसने कहा है ना कि कुछ फसलें तो हो सकती हैं और कुछ नहीं हो सकती हैं, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे लगता है बच्चे कि 20 क्वेश्चन ही ना हो, क्योंकि इसमें बहुत टाइम आपका होगा।
1 सेकेंड बच्चे, थोड़ा सा टेक्निकल कुछ इशू आ रहा है। ठीक है, मैं आपकी ये क्लास लूँगा किसी कारणवश, आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, मैं किसी कारणवश ये क्लास को आगे नहीं चला पा रहा हूँ। तो आज की क्लास इतना ही रहने देते हैं, लेकिन मैं चलते चलते आपके लिए क्वेश्चन ज़रूर दूंगा ताकि आप उसका आंसर दें। ठीक है, एक क्वेश्चन मैथ का आपको देते हैं, देखते हैं इसमें मैथ का क्वेश्चन अगर मिलेगा तो। कुछ एक रीज़न है। ठीक है, मिल गया एक क्वेश्चन, बताइएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, आपके लिए छोड़ के चल रहा हूँ, बताइएगा 19 नंबर का आंसर कीजिएगा कमेंट्स। ठीक है, कमेंट्स कीजिएगा आंसर। तो आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।